रेलवे एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज पॉलिटी लेक्चर 1। तो आज के सेशन में हम पॉलिटी के पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? इसके ऑप्शंस हैं विकल्प ए अनुच्छेद 55 या विकल्प बी अनुच्छेद 36। हाँ, विकल्प सी है अनुच्छेद 41 और विकल्प डी है अनुच्छेद 43। सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 43। जी, अनुच्छेद 43 जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है। और बाकी अनुच्छेदों को देखें तो 40 ग्राम पंचायत, 41 काम और शिक्षा का अधिकार, 42 मातृत्व राहत से जुड़ा है। हाँ, और 43 ए श्रमिकों की भागीदारी, 44 समान नागरिक संहिता और 45 बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है और 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका है। बिल्कुल। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत सामान्य अनुरोधों के लिए कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए? विकल्प ए है 60 दिन और विकल्प बी है 30 दिन। विकल्प सी 20 दिन या फिर विकल्प डी 15 दिन। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी 30 दिन। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत 30 दिनों में सूचना देनी ही होती है। लेकिन अगर मामला किसी के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो ये सूचना 48 घंटों के भीतर देनी होती है। बिल्कुल। मुख्य सूचना आयुक्त या सीआईसी एक सांविधिक निकाय है जिसके प्रमुख वर्तमान में श्री राजकुमार गोयल हैं। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन से शुरू की गई। पंचायती राज में इसका क्या महत्व है? विकल्प ए है प्रशासनिक रूपरेखा और विकल्प बी है 29 कार्यात्मक विषय। विकल्प सी है संघ सरकार के विषय और विकल्प डी है 44 कार्यात्मक विषय। सही उत्तर है विकल्प बी। ये राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले 29 कार्यात्मक विषयों को निर्दिष्ट करती है। व्याख्या देखें तो 73वां संशोधन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में आया था। जी, और इसी के तहत भाग 9 और 11वीं अनुसूची संविधान में जुड़ी। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, जिसे हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जैसा उत्तर में बताया 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। जबकि 74वें संशोधन जो कि नगरपालिका से जुड़ा है उसमें 18 विषय हैं। एकदम सही। अब मैं पढ़ती हूँ प्रश्न संख्या 5। 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से प्रवास करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक तभी बन सकता था यदि विकल्प ए निष्ठा की शपथ ली हो, विकल्प बी 1948 में निवासी था, विकल्प सी 1947 से पहले जन्मा हो या विकल्प डी भारत डोमिनियन के अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया गया हो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, वो भारत डोमिनियन के एक अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया गया था। हाँ, 19 जुलाई 1948 को ही दरअसल परमिट प्रणाली शुरू हुई थी। जी, और अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता से जुड़ा है। इसी कारण इसके बाद आने वालों को अधिकारी द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक कर दिया गया था। बिल्कुल। अगला है प्रश्न संख्या 6। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर बैठेगा जो किसके द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं? विकल्प ए है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, या विकल्प बी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से। विकल्प सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा और विकल्प डी है संसद द्वारा। सही उत्तर है विकल्प ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही बैठता है, लेकिन सीजेआई राष्ट्रपति की मंजूरी से कोई अन्य स्थान भी चुन सकते हैं। और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 129 अभिलेख न्यायालय और 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। हाँ, और 136 विशेष अनुमति याचिका तथा 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। सही कहा। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। किसे स्थायी कार्यपालिका के रूप में वर्णित किया गया है? विकल्प ए है निर्वाचित सांसद और विकल्प बी है सरकार के प्रमुख और मंत्री। विकल्प सी है स्थायी सिविल सेवक और विकल्प डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सही उत्तर है विकल्प सी, स्थायी सिविल सेवक जो दैनिक प्रशासन का प्रबंधन करते हैं। इसे ऐसे समझें कि राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री होते हैं जो अस्थायी हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका में आईएएस और आईपीएस जैसे नौकरशाह आते हैं जो सत्ता बदलने पर भी अपने पद पर बने रहते हैं और प्रशासन चलाते हैं। एकदम स्पष्ट। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस परिवर्तन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी? विकल्प ए संघ सूची में बदलाव या विकल्प बी प्रस्तावना में बदलाव। विकल्प सी है आपातकालीन प्रावधान और विकल्प डी है मौलिक अधिकार। और सही उत्तर है विकल्प ए विषयों की संघ सूची में बदलाव करना। अनुच्छेद 368 के तहत संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले किसी भी बदलाव के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है। और इसमें 7वीं अनुसूची, राष्ट्रपति चुनाव और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जैसे विषय शामिल हैं। बिल्कुल। आगे है प्रश्न संख्या 9। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों को सही प्रतिनिधित्व कौन करता है? विकल्प ए है ग्राम पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद। विकल्प बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। विकल्प सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक असेंबली, राज्य असेंबली। और विकल्प डी ग्राम सभा, नगर परिषद, छावनी बोर्ड। सही उत्तर है विकल्प बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। 73वें संशोधन में बलवंत राय मेहता समिति की 1957 की सिफारिश पर ही ये त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हुई थी, जबकि अशोक मेहता समिति ने 1977 में 2 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक कहा। अब प्रश्न संख्या 10 की बारी। 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व लाभ को किस मौलिक अधिकार से जोड़ा? विकल्प ए है अनुच्छेद 21A और विकल्प बी है अनुच्छेद 21। विकल्प सी है अनुच्छेद 23 और विकल्प डी है अनुच्छेद 14। सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में मातृत्व राहत को अनुच्छेद 21 की व्यक्तिगत गरिमा के साथ जोड़ा था। और संविधान के डीपीएसपी का अनुच्छेद 42 भी मातृत्व राहत का स्पष्ट निर्देश देता है। हाँ, और 2017 के संशोधन में मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था। जी, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। राष्ट्रीय ई कोर्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए टेलीकॉम सिस्टम,
विकल्प बी प्रशासकीय न्यायाधिकरण। विकल्प सी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण या विकल्प डी नए न्यायालय परिसर। सही उत्तर है विकल्प सी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण और उन्नयन करना। ये मुख्य रूप से न्यायपालिका को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, और इसका अंतिम लक्ष्य न्याय को किफायती, सुलभ और पारदर्शी बनाना है, जिसके तहत सभी अधीनस्थ अदालतों का कंप्यूटरीकरण शामिल किया गया है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। राज्यपालों पर सरकारिया आयोग की सिफारिश क्या थी? विकल्प ए गैर पक्षपाती होना चाहिए। विकल्प बी सैन्य अधिकारी होना चाहिए। विकल्प सी राजनेता होना चाहिए। विकल्प डी राज्यों द्वारा चुना जाना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प ए राज्यपालों को गैर पक्षपाती होना चाहिए। 1983 में बने सरकारिया आयोग ने ये सिफारिश की थी कि राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और वो सक्रिय राजनीति से अलग हो, उसकी नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श हो और वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। इसके साथ ही अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। एकदम सही। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला है? विकल्प ए है कि ये कार्यपालिका निकाय हैं। विकल्प बी वर्तमान न्यायाधीश नेतृत्व करें। विकल्प सी अर्ध न्यायिक निकाय होने के कारण कार्यपालिका से स्वतंत्र हों, या विकल्प डी मंत्रालय द्वारा प्रबंधन। सही उत्तर है विकल्प सी न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय होने के कारण नियमित अदालतों की तरह ही कार्यपालिका से स्वतंत्र होने चाहिए, क्योंकि न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल्स मूलतः अर्ध न्यायिक निकाय ही होते हैं। एल चंद्र कुमार केस जो 1997 में आया था, उसमें स्पष्ट कहा गया कि वे कार्यपालिका से स्वतंत्र होने चाहिए और वे किसी भी हाल में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं कर सकते। जी। प्रश्न संख्या 14 है। भारत में न्याय पंचायतों के पास क्या शक्ति है? विकल्प ए है ग्राम कृषि प्रबंधन और विकल्प बी है बाध्यकारी अनुबंध। विकल्प सी अपराधियों पर जुर्माना लगाना और विकल्प डी कर लगाना। सही उत्तर है विकल्प सी अपराधियों पर जुर्माना लगाना। न्याय पंचायतें असल में स्थानीय स्तर की ग्राम अदालतें होती हैं और वे गांव के छोटे नागरिक और आपराधिक मामले संभालते हैं। वे छोटे मोटे जुर्माने तो लगा सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी को जेल भेजने या कारावास की शक्ति बिल्कुल नहीं है। सही। अगला है प्रश्न संख्या 15। मंत्री चयन में वफादारी का इनाम का क्या तात्पर्य है? विकल्प ए समान प्रतिनिधित्व। विकल्प बी लंबे समय के समर्थन को पुरस्कृत करना। विकल्प सी शैक्षिक पृष्ठभूमि या विकल्प डी मौद्रिक पुरस्कार। सही उत्तर है विकल्प बी लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को पहचानना और पुरस्कृत करना। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री अक्सर पार्टी के प्रति वफादारी को देखते हुए ही मंत्रियों का चयन करते हैं। और 91वें संशोधन 2003 के तहत ये भी तय कर दिया गया कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं में क्यों गिना जाता है? विकल्प ए भाषाई जड़ है। विकल्प बी राष्ट्रीय भाषा है। विकल्प सी प्राचीन स्थिति और विकल्प डी सक्रिय उपयोग जारी है। सही उत्तर है विकल्प डी, क्योंकि इसका सक्रिय रूप से उपयोग किया जाना जारी है। संस्कृत 8वीं अनुसूची के 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में भी शामिल है। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा है। जी। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को हटाने के संबंध में क्या सही है? विकल्प ए मुख्य न्यायाधीश की सहमति। विकल्प बी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। विकल्प सी अन्य को सीईसी हटाएगा और विकल्प डी 10 साल का निश्चित कार्यकाल। सही उत्तर है विकल्प बी सीईसी को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद में 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सीईसी को संसद में विशेष बहुमत द्वारा केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को सीईसी की सिफारिश पर सीधे राष्ट्रपति हटा सकते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 18। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस प्राधिकरण को नियम बनाने की अनुमति देता है? विकल्प ए संघ लोक सेवा आयोग। विकल्प बी भारत की संसद। विकल्प सी केंद्र सरकार या विकल्प डी भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर है विकल्प सी केंद्र सरकार। इसी का काम केवल परीक्षा आयोजित करना है, लेकिन इसके नियम केंद्र सरकार का डीओपीटी विभाग ही बनाता है। और संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत से कोई नई सेवा भी बना सकती है। वर्तमान में भारत में आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। जी। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। 61वें संवैधानिक संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? विकल्प ए महिलाओं का आरक्षण। विकल्प बी प्रिवी पर्स उन्मूलन। विकल्प सी दल बदल विरोधी कानून। विकल्प डी मतदान की आयु 21 से 18 करना। सही उत्तर है विकल्प डी मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। 1988 में 61वें संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में ये बदलाव किया गया था। और अन्य विकल्पों की बात करें तो 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची से जुड़ा है और 26वां प्रिवी पर्स उन्मूलन से। सही कहा। अब प्रश्न संख्या 20। 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है? विकल्प ए है संघ सूची और विकल्प बी है अवशिष्ट सूची। विकल्प सी है राज्य सूची और विकल्प डी है समवर्ती सूची। सही उत्तर है विकल्प ए संघ सूची। संघ सूची में रक्षा और रेलवे जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 248 के तहत संसद के ही पास हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा और वन जैसे 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाले गए थे। बिल्कुल। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 21। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए न्यूनतम समर्थन क्या है? विकल्प ए है सर्वसम्मत वोट और विकल्प बी है कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान का 2/3। विकल्प सी साधारण बहुमत और 2/3 और विकल्प डी कुल सदस्यता का 2/3। सही उत्तर है विकल्प बी
कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है और इसके लिए अनुच्छेद 108 वाली संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही 24वें संशोधन 1971 के बाद से राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। जी, प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का सबसे ज्यादा प्रभाव था? विकल्प ए है रॉलेट एक्ट और विकल्प बी है भारत सरकार अधिनियम 1935। विकल्प सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या विकल्प डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? सही उत्तर है विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे लगभग 40 से 60% हिस्सा लिया गया है। संघीय योजना, न्यायपालिका की संरचना और आपातकालीन प्रावधान सीधे यहीं से लिए गए हैं, जबकि मजबूत केंद्र और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कनाडा के संविधान से लिया है। चलिए प्रश्न संख्या 23। अनुच्छेद 19(6) स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? विकल्प ए गिरफ्तारी से स्वतंत्रता और विकल्प बी घूमने की स्वतंत्रता। विकल्प सी संघ बनाने की स्वतंत्रता या विकल्प डी भाषण की स्वतंत्रता। सही उत्तर है विकल्प ए गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में भाषण, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, संघ बनाना, पूरे देश में घूमना, बसना और व्यापार करना शामिल है। जो गिरफ्तारी से स्वतंत्रता है वो दरअसल अनुच्छेद 22 के तहत आती है, 19 में नहीं। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से जुड़ा है। सही। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। लोक अदालतों के पास किस मामले को निपटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है? विकल्प ए मोटर दुर्घटना दावे और विकल्प बी लंबित नागरिक विवाद। विकल्प सी तलाक और गैर शमनीय आपराधिक मामले और विकल्प डी शमनीय अपराध। सही उत्तर है विकल्प सी तलाक और गैर शमनीय आपराधिक मामले। लोक अदालतें आमतौर पर आपसी समझौते के जरिए विवाद सुलझाती हैं, लेकिन वे गैर शमनीय आपराधिक मामलों को बिल्कुल नहीं सुलझा सकते, क्योंकि ये बहुत गंभीर अपराध होते हैं जिनमें कानून द्वारा समझौते की कोई अनुमति नहीं होती। चीज CAA 2019 के अनुसार कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? विकल्प ए है पाकिस्तान से सिख और विकल्प बी है इजराइल से यहूदी। विकल्प सी श्रीलंका से हिंदू या विकल्प डी नेपाल से बौद्ध। सही उत्तर है विकल्प ए पाकिस्तान से सिख। नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA 2019 के तहत 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 धार्मिक समुदायों को नागरिकता मिलेगी। शर्त यह है कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों और इसके लिए निवास की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। संविधान में बुनियादी नियमों को क्या प्रभावी बनाता है? विकल्प ए वे लागू नहीं होते, विकल्प बी वे रीति रिवाजों पर आधारित हैं, विकल्प सी वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य है या विकल्प डी वे एक रहस्य है। सही उत्तर है विकल्प सी वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसके नियम इसलिए प्रभावी हैं क्योंकि वे न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकते हैं। एकदम सही। चलिए प्रश्न संख्या 27। किस संशोधन ने अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द शामिल किया? विकल्प ए 42वां संशोधन और विकल्प बी 43वां संशोधन। विकल्प सी 45वां संशोधन और विकल्प डी 44वां संवैधानिक संशोधन। सही उत्तर है विकल्प डी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट शब्द हमारे मूल संविधान में कहीं था ही नहीं। इसे 44वें संशोधन द्वारा डाला गया ताकि राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के लिए कैबिनेट से लिखित सिफारिश मिले। और इसी संशोधन से आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। जी, प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक या मनी बिल को परिभाषित करता है? विकल्प ए है अनुच्छेद 105 और विकल्प बी है अनुच्छेद 117। विकल्प सी है अनुच्छेद 112 और विकल्प डी है अनुच्छेद 110। सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 110। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा को इसे अधिकतम 14 दिनों के भीतर लौटाना ही होता है। सही। चलिए प्रश्न संख्या 29। समाज में नियमों की कानूनी प्रवर्तनीयता क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प ए बिना डर के तोड़ सकें, विकल्प बी अल्पसंख्यकों को दंडित करना, विकल्प सी आश्वासन की दूसरे भी पालन करेंगे या विकल्प डी केवल पुलिस को शक्ति देना। सही उत्तर है विकल्प सी यह आश्वासन देता है कि दूसरे भी नियमों का पालन करेंगे। भारत जैसे विशाल और विविध समाज में समन्वय बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। कानूनी प्रवर्तनीयता हर नागरिक को यह भरोसा देती है कि यदि वो नियम मानता है तो बाकी लोग भी मानेंगे, जिससे समाज में किसी भी तरह की अराजकता को रोका जा सके। बिल्कुल। और अब आज के सत्र का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। अनुच्छेद 323B के तहत कौन सा मामला विशेष रूप से कवर किया गया है? विकल्प ए है कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि और विकल्प बी है केवल औद्योगिक विवाद। विकल्प सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और विकल्प डी लोक सेवकों की भर्ती। सही उत्तर है विकल्प ए कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामले जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है। न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स भाग 14A में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जिसमें अनुच्छेद 323A सीधे तौर पर लोक सेवकों से जुड़ा है और अनुच्छेद 323B अन्य मामलों जैसे कर, भूमि, चुनाव आदि के लिए है, जिसे संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं। आज हमने संविधान के कई महत्वपूर्ण संशोधनों और 7वीं अनुसूची को विस्तार से समझा। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम पूरी तरह से डिजिटल युग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में हमारी 7वीं अनुसूची में एक नई डिजिटल या साइबर सूची जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी? इस पर विचार करें। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है।